किस तरह से जो लोग जिनसे हम उम्मीद करते थे कि वो सेक्युलर बिहेव करेंगे, उन्होंने कबडल आंचल ओढ़ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 84 में, उसके बाद इंदिरा गांधी की जान गई। और जो इलेक्शन होता है 1984 का, उसमें नारे जो लगे हुए थे वो शायद आप लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन मैंने इन कानों से वो नारे सुने। नानाजी की बात पे, नानाजी कौन? नानाजी देशमुख, आरएसएस के बहुत बड़े आइडियोलॉग होते थे, उस वक्त बीजेपी के लीडर थे। नानाजी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और वाजपेयी साहब की ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के खिलाफ जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 2 सीटें जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी। और राजीव गांधी साहब 410 सीटें लेकर के आए, जो कभी उनके नाना को नहीं मिली थी, उनकी वालदा मोहतरमा को कभी नहीं मिली थी। और उस इलेक्शन में और क्या नारे लग रहे थे, मैंने अमेठी में सुना। वहाँ मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। मेनका गांधी आज जहाँ कहीं भी हो, लेकिन वो कोई देशद्रोही नहीं थी, लेकिन नारा लग रहा था, बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। बलिया में चंद्रशेखर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपोज किया था। उनके खिलाफ नारा लग रहा था कि अगर चंद्रशेखर जीत गया तो पंजाब अलग हो जाएगा, खालिस्तान बन जाएगा। और उसके बाद की तारीख भी आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उस ब्रूट मेजॉरिटी के बाद पहला बड़ा वाक़या जिसमें मुसलमान शिकार हुआ या उसे बनाया गया, काफ़ी हद तक उसका अपना भी रोल था, वो शाहबानो केस। शाहबानो केस में पार्लियामेंट में डिबेट हुई, आरिफ मोहम्मद खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और उसके बाद राजीव गांधी ने वे किया कि हमारी कांग्रेस के मुसलमानों की मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है, ज़ियाउर रहमान अंसारी, मोहसिना खिजवाई, फलाना फलाना धमाका किस तरफ है, तो वो उस तरफ झुक गए। और जो अमेंडमेंट चाहते थे उस वक्त के सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स, उनके प्रेशर में राजीव गांधी साहब ने वो अमेंडमेंट कर दिया। और उस दिन, जिस दिन वो पास हुआ, उसी दिन निज़ामुद्दीन में मौलाना अली मियाँ साहब, माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, वहाँ रुके हुए थे। वहाँ राजीव गांधी आए और उन्होंने कहा, अली मियाँ साहब, जैसा आप चाहते थे पर्सनल लॉ में तरमीम, वो मैंने कर दी है। अब मैं बाबरी मस्जिद का ताला खोलने जा रहा हूँ और आप खामोश रहेंगे, और ये जो मैंने अमेंडमेंट किया है, इसके लिए आप एक थैंक्स गिविंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहाँ से ये शुरू होता है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का दौर, जिसकी बुनियादें सन 80 में ही रख दी गई थी। उसके फ़ौरन बाद, और वैसे ही हुआ, उन्होंने अयोध्या में ताला खोला गया, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट, यूपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट, और अदालत के आदेश से खुला था वो ताला, लेकिन वहाँ दूरदर्शन की टीम एडवांस में मौजूद थी और उसमें दिखाया गया कि नेशनल हुकअप पर कि राम जन्मभूमि लिबरेट हो गई। उसके फ़ौरन बाद 3 दिन बाद बाराबंकी में गोली चली, 3 मुसलमान मारे गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ। फिर मलियाना और हाशिमपुरा हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान में इससे बड़ा सानिया नहीं हुआ कि जहां 100 मुस्लिम यूथ को उठा करके पुलिस कस्टडी में, आर्मी की कस्टडी में गोली मार दी गई, लाशें बहती हुई दिल्ली तक आई। उस पर अभी कुछ दिन पहले जजमेंट आया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद पहली और आखिरी मुलाकात मेरी राजीव गांधी साहब से हुई इलेक्शन जब 91 का चल रहा था। उन्होंने पूछा, ये बताइए हमारे साथ मुसलमान कैसे आएगा। कोई जो उस डेलीगेशन में बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे, साहब मुसलमान तो बहुत रो रहा है, साहब पछता रहा है अपनी गलती पे, आपका साथ छोड़ दिया, अब तो वो बहुत मुसीबत में आ गया है। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, राजीव गांधी साहब, आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो मुसलमान आपके साथ हो जाए। आपने की गवर्नमेंट सेंटर में भी थी और बिहार में भी थी, 10,000 मुसलमानों को मार करके उनके ऊपर खेतों पे गोभियां उगा दी गई। मलियाना हाशिमपुरा हुआ और आप देखते रहे, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आपके साथ आएगा। क्यों आएगा? तो जैसा भी सिद्धार्थ वरदराजन साहब ने बहुत खूबसूरती से कहा कि जो दूसरी पार्टियां थीं, जिसे थर्ड फ्रंट हम कहते हैं, वो इमर्ज हुई, लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों का इस्तेमाल, बीजेपी सही कहती है, वोट बैंक के तौर पर किया, उनको बरगलाने के लिए किया, और उनका वोट लेकर के अपनी सरकारें बनाई। चाहे वो वीपी सिंह की सरकार हो, माफ़ करेंगे, राजमोहन गांधी साहब उस वक्त उस पार्टी के, रूलिंग पार्टी के मेंबर थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के साथ दलित सिख और दलित
बौद्ध को आपने रिजर्वेशन दे दिया और दलित मुसलमान को नहीं दिया। ये आपका सेक्युलरिज्म था, ये आपका सोशल जस्टिस था। आज तक सुप्रीम कोर्ट में उस पर मुकदमा चल रहा है। भाई अगर दलित मुस्लिम को माना गया, आइडेंटिफाई किया गया, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मिलना चाहिए। मैंने वीपी सिंह साहब से कहा कि ये क्यों नहीं किया आपने? हाँ साहब गलती हो गई, अब दोबारा आएंगे पावर में तो करेंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। फिर कौन लीडर इमर्ज हुए? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कांशी राम, मायावती। 91 में जो आज ये हुआ है यूपी में 17 में, यही काम किया गया था 1991 में। बीजेपी के आरएसएस के एक आइडियोलॉग थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोविंदाचार्य। उनकी एक सोशल इंजीनियरिंग मशहूर हुई थी कि जब कल्याण सिंह एक बैकवर्ड को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और यूपी में पहली बार बीजेपी अपने बलबूते पर मेजॉरिटी में उस वक्त आई थी पावर में। उसमें उमा भारती इमर्ज हुए थे, उसमें विनय कटियार इमर्ज हुए थे, उसमें गंगाचरण राजपूत इमर्ज हुए थे। वो एक बनाया गया था। लेकिन बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद जो यूपी में पहला इलेक्शन हुआ और एसपी और बीएसपी का कोalition बना, नारा लगाया गया, जब मिले मुलायम काशी राम तो हवा हो गए जय श्री राम। चिढ़ाने का भी काम किया गया हिंदू मेजॉरिटी को। उसमें जो अच्छे लोग थे उनको भी कि हम तो तुम्हारा इंतज़ाम कर देंगे, हमने तो ये बना लिया है, जो 5000 साल की बीमारी थी उसका भी इलाज हमने कर दिया है, और अब हम देखो मुसलमानों के साथ मिलकर के तुम्हें कैसे रगड़ते। उसका नतीजा है ये 2017 का इलेक्शन। आज जो ये बात कही जाती है कि कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा, वो लोग गलतफहमी में थे। और माफ़ कीजिएगा, गलतफहमी में रहने पे किसी की मोनोपोली नहीं हुआ करती है। अमित शाह 2 साल से काम कर रहा था लगातार, उसने वहाँ इनरोड्स बनाए, बीएसपी के वोटर को तोड़ने के लिए कहा कि मायावती सिर्फ अपने लिए काम करती है और या अपनी जाति जाटवों के लिए काम करती है, इसलिए तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें सत्ता में भागीदारी देंगे। नतीजा ये कि मौर्य, बिंद और जो दूसरी और दलित जातियां हैं वो सब थोक के भाव बीजेपी में गई, और जो नॉन यादव बैकवर्ड्स थे समाजवादी पार्टी के साथ, उनको कहा कि ये तो यादवों की गुंडागर्दी है, 5 साल से जो है तुम्हारे छाती पर मूंग दल रहे हैं, और अगर फिर इस बार इनकी सरकार बन गई गलती से तो फिर इसमें तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। नतीजा ये कि जितने भी मल्ला, केवट और राजभर और ये तमाम लोग, वो सभी उनसे टूट गए। और वो पार्टी जो 311 सीटें अपने बलबूते पर जीत करके आई है, इस इलेक्शन में भी वो पार्टी अलायंस कर रही थी राजभरों की एक पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम भी ना सुना हो, और अपना दल के साथ अलायंस किया, जिसके के 15 सीटें अलग से जीती। तो वो बहुत श्रूडली काम कर रहे थे। वो पिछले 80 साल से काम कर रहे हैं, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। गोलवालकर साहब वी अवर नेशनहुड डिफाइंड, जो इनकी बाइबल है, उसमें लिख गए हैं कि ये मुल्क बनेगा, इसी तरह से बनेगा, इस रास्ते पर चलकर बनेगा। उसमें उन्होंने खतरे गिनाए हैं। इस मुल्क को 3 बड़े खतरे हैं, एक मुसलमान, दूसरे ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट। डेमोक्रेसी एक वेस्ट से आयातित नीति है, इसका हिंदुस्तान की संस्कृति से, सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म करना है। इस मुल्क में सिर्फ एक झंडा होगा, भगवा झंडा, वही नज़र आएगा, एक ही रंग होगा उसका, कोई दूसरा रंग उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत होगी, क्योंकि यही एक ज़बान है। और जाति व्यवस्था पे उन्होंने पूरी तरीके से उसको डिफाइन किया है, जस्टिफाई किया है कि साहब ये जाति व्यवस्था तो बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था है, इससे बेहतर सिस्टम तो हो नहीं सकता दुनिया में राज चल करने का, हम इसको लागू करेंगे। तो वो एजेंडा जो कायम किया गया था आज से 80 साल पहले, आज वो लोग सत्ता में आए हैं पहली बार अपने बलबूते पर। ये लोग, और इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ये शूल ऑपरेटर्स हैं, इसमें तो कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में कहा जाता है कि जो शार्प शूटर होता है वो साजिश बहुत सही करता है और अपनी वारदात को अंजाम देता है, चाहे उसकी ज़हनियत कुछ कहें, आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन वो कर देता है। 67 में पहली बार जो पॉलिटिक्स ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म हुई, जिसके बड़े प्रोपाउंडर थे राम मनोहर लोहिया साहब, उन्होंने कहा सारे अपोजिशन को अगर मिला दीजिए गया, उसमें कम्युनिस्ट को भी मिलाया गया, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को भी मिलाया गया, उसमें स्वतंत्र पार्टी को भी मिलाया गया, एक अजीब व गरीब अमालगम बनाया गया
और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आरएसएस ने उठाया अपने आप को। उस वक्त तक वो पॉलिटिकली अनटचेबल कहे जाते थे, तो उनकी अनटचेबिलिटी ख़त्म हुई नॉन कांग्रेसिज्म के चलते। और 74 में एक और बड़े सोशलिस्ट रहनुमा जयप्रकाश नारायण साहब, जो पॉलिटिकल विल्डरनेस में थे 20 साल से, वो निकल करके आए और वो आरएसएस एबीवीपी की बैसाखियों पर बैठ करके उन्होंने एक नया फरमान सुनाया कि अगर आरएसएस कॉम्युनल है, आरएसएस फाशिस्ट है, तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। और उन्हीं को अपने बैसाखियों पर बैठा करके ये जनसंघ के लोग सबसे ज़्यादा 100 सीटें जीते थे 77 में, जो 300 सीटें जनता पार्टी जीत करके आई थी। इसलिए गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, कैसे उनको सुधारा जाए। मुसलमानों की भी हर बात सही नहीं हो सकती, उनको भी कई बार उन सारी चीज़ों में फंसा दिया जाता है, या वो खुद फंस जाते हैं या कुछ जानबूझ के फंसते हैं कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई। और जब बात आती है कि भाई दूसरा तो सेक्युलर हो लेकिन हम अंदर से कम्युनल रहने चाहिए, ये जब तक चीज़ आप अपने दिल और दिमाग से नहीं निकालेंगे, आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। सिद्धार्थ साहब को जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ये जो बात इन्होंने कही कि 5000 मेरी जानकारी में आया व्हाट्सएप ग्रुप है बनाए गए थे सिलेक्शन के दौरान, जिसमें सुबह में एक मैसेज जारी किया जाता था, सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। फिर वो 5000 ग्रुप्स में जाकर के मल्टीप्लाई होता था और बढ़ता हुआ चला जाता था। फिर एक और व्हाट्सएप तैयार किया जाता था, नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण करके, डिमोनेटाइजेशन करके मुसलमानों की कमर तोड़ दी है क्योंकि मुसलमान बैंक अकाउंट नहीं रखते। वो चलता चला जाता है, उसका असर हुआ। और ये कि इस इलेक्शन में ये जो मोबिलाइजेशन हुआ है, या ये कहें कि एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट हमें देखने को मिला है, या हिंदू मेजॉरिटी को एक जगह किया गया है, वो पहली बार नहीं हुआ। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जब मुजफ्फरनगर हो रहे थे, बिल्कुल सिद्धार्थ ने सही कहा कि जो उस वक्त हुकूमत में थे वो बैठते हुए तमाशा देखते रहे, क्योंकि उनको ये लगता था कि मुजफ्फरनगर चलते रहने से जो जाट और मुसलमान का अलायंस है, जिसकी बिना पर चौधरी चरण सिंह बहुत बड़ा नेता बन गया, न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री तक बन गया, इसको तोड़ना है। मुलायम सिंह यादव साहब का सबसे बड़ा वो टारगेट ही वो था, तो इसलिए चलने दिया। और उसका फ़ायदा अमित शाह साहब ने उठाया कि इसका हिसाब हमें लेना है, तो इन द गार्ब ऑफ गुजरात मॉडल, इन द गार्ब ऑफ